गाइस, स्वागत है आपका सक्सेस अपनेक्स्ट यूट्यूब चैनल पर। और 5000 प्लस मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज़ में थ्योरी ऑफ मशीन को डिस्कस करते हुए 10th लेक्चर पे हम पहुंच चुके हैं। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स हम बहुत ही पहले ही निपटा चुके हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और थ्योरी ऑफ मशीन करेंट टॉपिक्स हैं। 180 क्वेश्चंस अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं बाय फार। आगे की बात करते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे फार्मूले बताए थे। आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो उन्हीं फार्मूलों पे बेस्ड हैं। डायरेक्टली वो फार्मूले ही पूछ लिए जाएंगे। तो इस वीडियो में जो फार्मूले मैंने पिछली बार बताए थे उनका आपका रिवीजन हो जाएगा। फ्रिक्शनल टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय फ्लैट पिवट बेयरिंग यूनिफॉर्म वियर के केस में कितना हो जाएगा, 1/2 म्यू डब्ल्यू आर। और ये जो आर है ये क्या है, रेडियस ऑफ शाफ्ट, उसको कभी बोल देते हैं, कभी इसे मीन रेडियस भी बोल दिया जाता है। ठीक है। और एक बात याद रखिए कि यूपीटी लगा के, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी लगा के आपको 33% ज़्यादा टॉर्क देखने को मिलता है, फ्रिक्शनल टॉर्क ज़्यादा देखने को मिलेगा इन कंपैरिजन टू यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। ओके, इस तरीके से भी समझ सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी होती है, जब कोई भी डिस्क है, मान लो इस तरीके से डिस्क है, ठीक है, और जब इस तरीके की डिस्क है और ये उसकी सेंट्रल एक्सिस से घूमती है तो बाहर वाले पॉइंट की वेलोसिटी ज़्यादा होती है। ओके, तो यूनिफॉर्म प्रेशर जब पड़ता है तो ये वाला जो पार्ट है, ये जहाँ जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है वो ज़्यादा जल्दी वियर आउट होता है। ओके, और फिर जब ये वियर कम हो जाएगा, वियर होके ये हो सकता है दब जाए, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाए, तब ये यूनिफॉर्म वियर थ्योरी यहाँ पे एप्लीकेबल होती है। शुरुआत में यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी होती है। ऑलरेडी जब कोई चीज़ वियर हो चुकी है, जब ज़्यादा वियर हो चुकी है तो ज़्यादा टॉर्क ट्रांसमिट नहीं करवा पाएगी, तो यूनिफॉर्म वियर थ्योरी में ट्रांसमिट ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से भी याद रख सकते हो, कैसे भी याद रख लो। फ्रिक्शनल टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय फ्लैट कॉलर बियरिंग यूनिफॉर्म प्रेशर के केस में, यूनिफॉर्म प्रेशर के केस में 2/3 आता है, यूनिफॉर्म वियर के केस में 1/2 आता है। ठीक है। और अगर आपसे पूछे मोमेंट ड्यू टू फ्रिक्शनल इस प्रोडक्ट टू, अब देखो जब हमने पिछली बार, अच्छा इसमें नहीं दिया हुआ, आगे दिखाता हूँ। ये देखो, फ्रिक्शनल टॉर्क ट्रांसमिटेड इन ट्रंकेटेड यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी में हमारा 2/3, ये ट्रंकेटेड टाइप का है तो ये कॉजिक अल्फा आ गया है ना, तो ये उस केस में आ गया। यहाँ पर देखो ये जो पीछे ये जो फॉर्मूले में दिया हुआ है ना, r³ - 1 डिवाइडेड बाय r2 का क्यूब - 1 डिवाइडेड बाय होल r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, तो ये जो है इसे कभी कभी हम कह देते हैं इक्विवेलेंट रेडियस इक्विवेलेंट भी कह देते हैं। ठीक है। अब टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है किसी भी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है या जो रेडियस है, इक्विवेलेंट रेडियस है, इसे कह दिया जाता है, इस टर्म को कह दिया जाता है। और वही चीज़ ये यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि फ्रिक्शनल टॉर्क जो है वो आपका ड्यू टू फ्रिक्शन किससे प्रोपोर्शनल होता है। तो फ्रिक्शनल टॉर्क जो होता है टाउ एफ इंटू आर हो जाएगा, और आर की जगह क्या वैल्यू थी, r³ r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब डिवाइडेड बाय r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, ये वैल्यू आई थी। ठीक है, तो ये चीज़ वो पूछ रहा था। कभी कभी इसे इक्विवेलेंट रेडियस वगैरह भी कह दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर वो पूछे तो भी आप ये बताएंगे। और अगर यूनिफॉर्म वियर के केस में होता है तो फिर उस केस में r1 + r2/2 हो जाता है। आगे फॉर्मूला आएगा तो फिर आप देख लेना। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे फ्रिक्शनल टॉर्क ट्रांसमिटेड फ्लैट कॉलर बियरिंग में यूनिफॉर्म वियर थ्योरी, वियर थ्योरी है तो 1/2 आता है। पहले हमने म्यू डब्ल्यू कैपिटल आर देखा था। ठीक है, यही कैपिटल आर जो है ये r1 + r2। ठीक है, r1 + r2, तो ये जो r है ना ये r1 + r2/2 के बराबर हो जाएगा। म्यू डब्ल्यू हो जाएगा आपका फोर्स इंटू आर। ठीक है, और जो R इक्विवेलेंट यहाँ से निकल के आएगा वो r1/r2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, फ्रिक्शनल टॉर्क ट्रांसमिटेड इन मल्टी कॉलर शाफ्ट इज सेम एज दैट ऑफ सिंगल कॉलर शाफ्ट। तो देखो क्या होता है कि ऐसे मान लो शाफ्ट है और उसमें बहुत सारी कॉलर्स लगी हुई हैं, इस तरीके से एक कॉलर लगी हुई है, 2 कॉलर लगी हुई हैं। अब मल्टी जब कॉलर लगा देते हैं ना तो ऐसा नहीं है कि टॉर्क हम बढ़ाते हैं, हम ये इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम सिंगल कॉलर लगाएंगे तो हमको बहुत बड़ी कॉलर लगानी पड़ेगी। ठीक है, उस केस में हम क्या करते हैं कि छोटी छोटी कॉलर्स बहुत सारी लगा देते हैं, पर टॉर्क जो ट्रांसमिट होती है वो एक ही होती है।
तो टॉर्क ट्रांसमिट का फॉर्मूला जो होता है वो आप देखोगे, मान लो यूनिफॉर्म वियर थ्योरी है तो म्यू डब्ल्यू आर के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे मैं आर ले रहा हूँ, ये रेडियस ऑफ शाफ्ट हो गया, ठीक है। इक्विवेलेंट रेडियस के टर्म्स में लेना चाहते हो तो फिर इस तरीके से, और दो मतलब आउटर और इनर रेडियस के टर्म्स में लेना चाहते हो तो R2 प्लस R1 भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो W है ना, ये W जो है वो एक तरीके से एक्सियल लोड जो आ रहा है वो W है, ठीक है। और ये जो W है अगर मैं ज़्यादा कॉलर्स लगा दूंगा तो इसका कुछ पार्ट इधर आ जाएगा, कुछ पार्ट इधर चला जाएगा और सब मिलके पूरा W झेल लेंगे, ठीक है। तो मान लो ये N कॉलर होती तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाता, म्यू इंटू ये बड़ा वाला जो W है इसको N टाइम्स छोटा W कह देता और R2 प्लस R1 ये वाला फॉर्मूला बन जाता है जब मल्टी कॉलर के केस में, ठीक है। तो N टाइम्स छोटा W इज इक्वल टू कैपिटल W है, छोटे छोटे W मिलके बड़ा W जो एक्सियल फोर्सेस को सपोर्ट कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से समझ लो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड्स गुड फॉर मल्टी कॉलर थ्रस्ट बीयरिंग। फ्रिक्शनल मोमेंट जो होता है वो इंडिपेंडेंट है नंबर ऑफ कॉलर से। जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों मैंने टॉर्क के फॉर्मूले होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो अगर n टाइम्स होगा, अगर मल्टीपल कॉलर के टर्म्स में होगा, मल्टी कॉलर के टर्म्स में, तो ये n टाइम्स W जो है वो कैपिटल W के बराबर हो जाएगा। सिंगल कॉलर लगाओगे तो कैपिटल सबसे बड़ा वाला W रह जाएगा। कुल मिला के इस हमको मल्टी कॉलर करके फ्रिक्शनल टॉर्क पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो ये तो बिल्कुल सही है। इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ कॉलर, तो ये बिल्कुल सही है। अब देखो ये छोटा वाला W इस पे आएगा, ठीक है, छोटा वाला W आएगा, इसका मान लो एरिया कितना हो जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। तो प्रेशर की इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, फोर्स पर यूनिट एरिया पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। अब सिंगल अगर हमारी कॉलर रहती तो यहाँ पे क्या आता, सिंगल एक ही कॉलर होती तो कैपिटल W आ जाता, ये सिंगल के केस में तो हमारी प्रेशर की इंटेंसिटी क्या आती, कैपिटल W बाय एरिया। और इस केस में जब हम मल्टी कॉलर लगा लेंगे तो छोटा वाला W आ रहा है, छोटा वाला W आ रहा है तो छोटा वाला W इधर लिख देंगे, तो प्रेशर की इंटेंसिटी फर्क पड़ेगा। अगर सिंगल कॉलर है तो उस एक अकेले कॉलर को पूरा लोड झेलना पड़ेगा, जिसके कारण क्या होगा कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर इंटेंसिटी आ जाएगी। मल्टीपल कॉलर के केस में क्या होगा कि छोटे छोटे कॉलर जो हैं वो मिलके प्रेशर मिलके लोड झेलेंगे, तो छोटी कॉलर डिवाइडेड बाय एरिया आएगा, तो उस केस में प्रेशर इंटेंसिटी कम हो जाएगी। समझ में? पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता कॉलर से। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो सरफेस इन कांटेक्ट पे डिपेंड करता है, तो उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म फ्रिक्शनल टॉर्क ट्रांसमिटेड इन कॉनिकल। जब भी कॉनिकल आएगा ना दोस्तों, तो जैसे यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी थी, कॉनिकल में यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी में हम जो फॉर्मूला लगाते थे 2/3 म्यू डब्ल्यू आर लगाते थे, या फिर 2/3 ये कॉलर अगर रेडियस ऑफ शाफ्ट नहीं लेना, आउटर और इनर रेडियस के टर्म्स में लेना है, तो क्या हो जाता था R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर हो जाता था। जहाँ पे भी कोनिकल आ जाएगा ना, कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ डिवाइड कर देंगे साइन अल्फा से। और साइन अल्फा क्या है, अल्फा यहाँ पे जो है याद रखो सेमी एंगल ऑफ द कोन है, पूरा एंगल नहीं है, सेमी एंगल ऑफ द कोन। अगर 2 और पूरा कोन का क्या एंगल होगा, 2 अल्फा होगा। तो क्वेश्चन में अगर न्यूमेरिकल में आ जाए, और ध्यान रखना एंगल ऑफ द कोन दिया है तो तुमको यहाँ पे आधी वैल्यू रखनी पड़ेगी, और सेमी एंगल ऑफ द कोन दे दिया है तो फिर निकाल ही सकते हो। कई बार अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि तुमको टॉर्क वगैरह सारी चीज़ें दी हुई हैं और तुमसे एंगल ऑफ द कोन पूछ ले, तो इस फॉर्मूले से क्या निकल के आएगा, इस फॉर्मूले से अल्फा निकल के आएगा। आंसर में तुमको 2 अल्फा पुट करना है, तो इस बात का ध्यान रखना एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रिक्शनल टॉर्क ट्रांसमिटेड इन कोनिकल पिवोट बियरिंग कंसीडर्ड यूनिफॉर्म वियर। तो यूनिफॉर्म वियर में कितना हो जाता है, 1/2 म्यू डब्ल्यू आर क्या है, रेडियस ऑफ शाफ्ट डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। 1/sin अल्फा क्या हो जाता है, कोसेक अल्फा हो जाता है, ठीक है। फ्रिक्शनल टॉर्क आपको पता ही है, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी में ज़्यादा देखने को मिलता है, यूनिफॉर्म वियर थ्योरी में पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ट्रंकेटेड कोनिकल टाइप है तो फॉर्मूला वही रहेगा, बस कॉसेक अल्फा आ जाएगा। यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, यूनिफॉर्म अगर वियर थ्योरी होती तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा देता वियर के केस में, ठीक है। आगे आएगा देखो, यूनिफॉर्म वियर के केस में ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा।
रेलवे एक्सल बॉक्सेस में बियरिंग जो यूज़ की जाती है, इस पर थोड़ी रिसर्च करनी पड़ी मुझे, और फिर मुझे ये डायग्राम मिला। कई बार कई जगह डबल रोलर बियरिंग्स भी बुक में तो वही दिया हुआ है, पर जब मैंने डायग्राम में देखा तो मेरे को यहाँ पे साफ समझ में आ गया कि यहाँ पे जो बियरिंग्स लगी हैं वो कौन सी है, रोलर सिलेंड्रिकल बियरिंग है। ठीक है, तो इसका रेलवे एक्सल में जो बियरिंग यूज़ होती है वो सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग्स होती है, स्फेरिकल नहीं होती। फ्रिक्शनल टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय डिस्क और प्लेट, पिछले वीडियोस में 3 पॉइंट देखे थे हमने। 3 पॉइंट क्या थे, एक तो यही पॉइंट था कि फ्रिक्शनल टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय डिस्क और प्लेट टाइप क्लच जो होता है वो सेम होता है फ्लैट कॉलर बियरिंग में। दूसरा था ये था कि अगर डिस्क में N1 नंबर ऑफ डिस्क हैं ड्राइविंग शाफ्ट पे और N2 नंबर ऑफ डिस्क हैं ड्रिवन शाफ्ट पे, तो नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट कितना होता है, N1 प्लस N2 माइनस 1 हो जाता है। ठीक है, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी गिव्स द हाइयर फ्रिक्शनल टॉर्क, देखो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी ज़्यादा देती है, हम पढ़ चुके हैं। और तीसरा वहाँ पे जो नोट था वो ये वाला था, द फ्रिक्शनल टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय कोन क्लच इज सेम एज द ट्रंकेटेड टाइप ऑफ कोनिकल पिवट बियरिंग। ठीक है, ठीक है, अब हम बेल्ट ड्राइव्स वगैरह पे आ जाएंगे। तो बेल्ट ड्राइव के कुछ क्वेश्चंस आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पावर ट्रांसमिट अगर हमको करनी है एक पुली से दूसरी पुली में, तो वो 2 तरीके से की जाती है। मान लो एक पुली ये है और दूसरी पुली ये है, तो मैं तो क्या करूँ, एक तो काम मैं ये कर सकता हूँ, एक और बना लेता हूँ इधर। ठीक है, 2 तरीके से ये किया जा सकता है। एक तो मैं ये करूँ कि पहले मैं कलर चेंज करूँ और बेल्ट को इस तरीके से रखूँ, इस तरीके से मेरी बेल्ट दोनों पुली पे जाए। फिर ये पुली अगर ऐसे घूमेगी, ध्यान से देखना एरो का डायरेक्शन, तो ये वाली पुली भी ऐसे घूमने लग जाएगी। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ओपन बेल्ट ड्राइव। एक तरीका और हो सकता है कि ये ऐसे जाए और ये फिर ऐसे आए और उसके पीछे से कहीं आते हुए ये क्रॉस में आए। अब ये ऐसे आगे जा रही थी तो ये भी ऐसे आगे जाएगी, इसके कांटेक्ट में जो सरफेस है उसको ऐसे घुमाएगी, और ये अगर ऐसे घूम रही थी तो ये इसका रोटेशन ऐसा होगा। ससुरा ई तो क्या था, ये क्लॉकवाइज है और यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो क्रॉस बेल्ट ये क्या कहलाती है, ये क्रॉस बेल्ट ड्राइव कराएगी। ये क्या कहलाएगी, ओपन बेल्ट ड्राइव कराएगी। तो ओपन बेल्ट ड्राइव में रोटेशन जो होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा, क्रॉस बेल्ट ड्राइव में जो होगा वो रोटेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। 1-2-4 पॉइंट यहाँ पे ये कवर होगा। ठीक है, फिर से रेड पे आन दो। चलो, वेलोसिटी ऑफ बेल्ट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ ड्राइवर एंड द फॉलोवर और ड्रिवन। तो वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, जो जिस वेलोसिटी से, मान लो इस केस में ये ड्राइवर है, छोटी वाली हमेशा ड्राइवर, मतलब छोटी वाली जनरली ड्राइवर होती है और बड़ी वाली क्या होती है, ड्रिवन होती है। इसकी वेलोसिटी अगर ओमेगा 1 है, इसकी ओमेगा 2 है, तो वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा, ओमेगा 1/ओमेगा 2 हो जाएगा। ठीक है, पर ड्यू टू स्लिप वेलोसिटी रेशियो ऑफ बेल्ट डिक्रीज भी कर जाता है। कभी कभी ऐसा होगा कि ये स्लिप कर जाएगी, बेल्ट तो आगे निकल जाएगी, पुली उस हिसाब से नहीं घूम पाएगी, तो उस केस में स्लिप देखने को मिलेगा और उसकी वजह से वेलोसिटी रेशियो डिक्रीज भी कर जाता है। और जहाँ पे हम चाहते हैं कि वेलोसिटी रेशियो चेंज ना हो, वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, पॉजिटिव ड्राइव्स यूज़ कर लेते हैं। कौन सी, गियर ड्राइव यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, अब क्या होता है, कई बार आपसे ये पूछा जा सकता है कि इन 2 पुली के ये 2 पुली लगी हुई हैं, अब बताओ कि कितनी लेंथ है, लेंथ ऑफ बेल्ट, इसकी लेंथ पूछ सकते हैं। तो ओपन के केस में आपको ये वाला फॉर्मूला देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो ओपन में जो है वो आपको छोटी लेंथ मिलेगी फॉर द सेम डिस्टेंस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और क्रॉस के केस में आपको लंबी बेल्ट देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे प्लस आएगा। तो बस इतनी सी बात याद रखो, ये फॉर्मूला याद रखो, जिसमें क्या है कुछ चीज़ें, x डिस्टेंस अपार्ट है, ये जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस x है। किसी भी आप जो बड़ी वाली है उसको आप R1 मान लो, छोटी वाली को R2 मान लो। ठीक है, तो ये R1 R2 इस तरीके से। When the two pulleys are connected by means of open belt drive, then the both pulley will rotate in opposite direction. Open में same direction होता है, तो ये तो wrong हो गया। फिर जब
क्रॉस बेल्ट होगी तो अपोजिट डायरेक्शन में दोनों पुली घूमती हैं। और फॉर्मूला क्या होता है, ये कौन सा पूछा है हमसे, ओपन के केस में तो माइनस ढूंढना है मेरे को तो पहले, तो माइनस तो मुझे यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, ठीक है। मगर शुरुआत में तो दोनों में प्लस ही आता है, देखो इस वाली टर्म दोनों में प्लस ही है। पाई R1 प्लस R2 दोनों में सेम है, तो R1 प्लस R2 तो हो गई। और अगर ओपन का केस है तो बेल्ट ड्राइव मेरी छोटी होगी तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये दोस्तों क्वेश्चंस थे। आगे हम पुलिस से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस देखेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की वजह से जो टेंशन वगैरह आती हैं उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये वीडियो का एंड है, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए जो भी सिमिलर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज हैव अ नाइस डे।